एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने फेज इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर, भाई कौन से वाला है हमारा, है लेक्चर नंबर 5। फेज इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 5 पर आ चुके हैं और इसमें हम इस लेक्चर में हम करने वाले बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है फेज डायग्राम ऑफ CO2 सिस्टम। भाई वन कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम हम बना रहे थे जिसमें हमने H2O का फेज डायग्राम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं CO2 का। भाई लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो भाई देख लो, क्योंकि ये जो हमने समरी वहां पर की थी ना वाटर के फेज डायग्राम में, एक्चुअल में आज के लेक्चर में जो हम CO2 सिस्टम का फेज डायग्राम पढ़ने वाले हैं वो बहुत हद तक मैच करता है बिल्कुल किससे, वाटर सिस्टम से। तो हम बिल्कुल उसी की तरह पढ़ने वाले हैं, उसी की तरह समझने वाले हैं, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंस होता है वाटर के फेज डायग्राम से। वो डिफरेंस कहां आता है, किसकी वजह से आता है, उसका रीजन हम जानने वाले हैं। बाकी ऑलमोस्ट हमारा क्या होता है, वाटर सिस्टम के जैसा ही होता है हमारा क्या, CO2 का सिस्टम। चलो देख लेते हैं क्या होता है। ये तो हमारा वाटर की बात थी। यहां पर हम बात करें तो ये तो हमारे पास फेज डायग्राम हमने ले रखे हैं। अगर आपको दिखाना चाहूं भाई तो ये जो फेज डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाटर का फेज डायग्राम दिख रहा है और ये फेज डायग्राम आपको CO2 का फेज डायग्राम दिख रहा है। अभी हम नहीं चर्चा करने वाले कि इनमें क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, दिखाऊंगा अभी। उससे पहले आपको एक काम करना है, वाटर का हम देख चुके हैं पहले, अभी हम जानने वाले हैं किसका, CO2 का। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं CO2 का फेज डायग्राम की। CO2 का फेज डायग्राम जानने वाले हैं। भाई फेज डायग्राम वैसे बनना है, क्या बनना है सर, बनना यही है। इधर हम y एक्सेस पे प्रेशर लेंगे, x एक्सेस पे क्या लेंगे, टेम्परेचर लेंगे, ठीक है ना। आपका इधर प्रेशर रहना है, इधर टेम्परेचर रहना है। जैसे वाटर में था वैसे ही भाई यहां पर होने वाला है। सर क्या होने वाला है, ये जो रीजन है इस रीजन में यानी इस एरिया में आपका सॉलिड फॉर्म रहेगा। कौन रहेगा आपका, सॉलिड CO2। यहां पर आपका सॉलिड CO2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है सर। ये जो एरिया यहां पर रहेगा आपका लिक्विड CO2 एग्जिस्ट करेगा। इन सब का रीजन मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर यानी कि वाटर सिस्टम में बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है। और इस वाले रीजन में आपका रहने वाला है गैस CO2। क्या रहने वाला भाई, गैस CO2। एक काम करते हैं, काम कर लेते हैं, आराम से समझते हैं, प्यार से समझते हैं। इस वाले पॉइंट को आप 0 मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए, इसको आप C मान लीजिए। जैसे हमने वाटर में माना था सेम वही कहानी हम करने वाले हैं। हमारा यहां पर भाई सॉलिड CO2 है, इसमें ना कोई लिक्विड फॉर्म होगी ना कोई गैस फॉर्म होगी। इस वाले रीजन में यानी कि AOB में केवल लिक्विड फॉर्म में CO2 मिलेगा और आपका BOC में केवल और केवल मिलेगा आपका गैस फेज में CO2। चलिए भाई ये बात तो हमारी पुरानी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा एक चीज देखिए, हमने कहा था अगर आपको जानना है भाई, अगर आपको जानना है भाई, क्या जानना है, अगर आपको समझना है ये फेज डायग्राम, तो आपको केवल 3 चीजों पे फोकस करना है। किन चीजों पे फोकस करना भाई, 3। वो कौन कौन से, सर पहली है हमारे पास एरिया, ठीक है सर। दूसरा होता है हमारे पास कर्व, ठीक है सर। और तीसरा होता है हमारे पास पॉइंट। एरिया, कर्व, पॉइंट। आई होप दिखाई दे रहा होगा। चलिए सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हमारे पास एक एरिया में बात करनी है, दूसरा कर्व के लिए बात करनी है, तीसरा पॉइंट के लिए। एरिया कौन कौन से भाई, यहां पर देख लेते हैं आगे चल के क्या क्या जानना भाई हमें। हम बात करने वाले यहां पर सबसे पहले किसकी, एरिया की। जैसे हमने वाटर सिस्टम में किया था वैसे जानेंगे भाई। एरिया यहां पर मेरे पास 3 एरिया आपको दिखाई देंगे। कितने एरिया दिखाई देंगे भाई, 3। कौन से हैं देखिए, एक एरिया आपको देखेगा AOC। कौन सा देखेगा भाई, AOC, ये वाला एरिया आपको देखेगा। तो भाई हमारे पास एक एरिया है AOC, ठीक है सर, जिसमें क्या है भाई, इस एरिया में पूरे में केवल और केवल क्या है, सॉलिड CO2। यहां पर एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास क्या, ओनली सॉलिड CO2। सर यहां पर केवल हमको सॉलिड CO2 मिलेगी, ठीक है। पहली कहानी खत्म। दूसरा एरिया देखना भाई, दूसरा एरिया है AOB। दूसरा एरिया है हमारे पास
AOB। सर AOB में क्या है भाई? AOB में हमारा केवल लिक्विड CO2 है। लिख लीजिए, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर समझिए, उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। यहां पर हम लिख लेते हैं लिक्विड CO2। अगर आपने पिछले वाला लेक्चर देख रखा है, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया था, लगभग 40-45 मिनट का हो गया होगा भाई, उम्मीद करता हूं फिर भी आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हैं जो बहुत ही हद तक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, है ना, जो किसी भी आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो या फिर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो, किसी में भी देख सकते हो भाई। तो ये हमारा AOC था, ये हमारा AOB है। लास्ट हमारा एक और रीजन है, आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या हमारा BOC। ये भी हमारा एक एरिया है भाई, एक एरिया है हमारे पास BOC। और BOC एरिया में केवल और केवल है भाई कौन? गैस CO2। तो यहां पर आपको मिलेगी हमारे हमेशा क्या? गैस फॉर्म में आपको CO2 मिलने वाली है। चलिए सर, इतनी बात तो हो गई। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी। क्या जानना है सर? हमको जानना है, यहां पर सॉलिड CO2 है, मतलब एक ही फेज है, सॉलिड फेज में एक फेज है सर। यहां पर लिक्विड CO2 है सर, यहां पर भी एक ही फेज है। जी सर बिल्कुल। यहां गैस CO2 है सर, यहां पर भी एक ही फेज है, बिल्कुल एक ही फेज है। चलिए आगे बात कर लीजिए। निकालना क्या है हमें? निकालना क्या है सर? निकालना है हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F बराबर C-P+2। C-P+2 जानते हैं भाई? बिल्कुल जानते हैं। कंपोनेंट कितनी है सर? कंपोनेंट की बात करें तो वन कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ रहे हैं। वाटर हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम होता है, CO2 भी वन कंपोनेंट सिस्टम है। क्यों? पूरा का पूरा CO2 ही थे और तो कोई कंपोनेंट है नहीं, तो हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम है। कंपोनेंट की वैल्यू 1 आ गई सर। फेज कितनी है? फेज 1 है, +2 है, कैंसिल हो जाएगा। F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। इट मींस एक चीज समझ में आ गई, अगर आप सॉलिड CO2 वाले रीजन में बात करेंगे, एरिया AOC में, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा हमारा? 2। यानी कि अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं बात करता हूं कहां पर? यहां पर सॉलिड CO2, यहां पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पहले जैसी कहानी है, कोई चेंज नहीं है भाई। आगे यहां पर देख लीजिए, यहां पर हम निकालते हैं भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या आ जाएगा? C-P+2। ठीक है सर, कंपोनेंट तो एक ही है, फेज यहां पर भी 1 है, +2, मतलब इधर भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सर अगर आप AOB की बात करते हो, AOB, तो यहां पर भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। हमारे पास है BOC, यहां गैस फेज है, फेज एक ही है। यहां पर भी अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हो C-P+2, तो भाई कंपोनेंट 1 है, फेज भी एक है, +2 करेंगे, यहां से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि एरिया BOC के अंदर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा आ जाएगा 2। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने भाई आपको पिछले वाटर सिस्टम में भी कहा था भाई, क्या कहा था सर? मैंने ये कहा था कि एरिया कोई सा भी हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 आना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 2 आना है। एरिया की बात खत्म। अब दूसरे पे आना है। एरिया हमारा खत्म हो गया, कर्व पे आ जाइए भाई। कर्व कौन कौन से भाई? अब हम बात करने वाले हैं कर्व्स की। तो भाई कर्व्स की बात करो, कोई बात नहीं, कर लीजिए। कर्व भी हमारे पास 3 है। कितने हैं? 3 है। सर कौन कौन से कर्व हैं देखना। एक कर्व मेरे को दिख रहा है OA, OB, OC। सर 3 कर्व मेरे को दिखाई दे रहे हैं। OA कर्व, OB कर्व, OC कर्व। सर तीनों पर हो क्या रहा है, जरा एक चीज देखिए। यहां पर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें आपको ध्यान रखना है भाई। क्या याद रखना है? इस OA कर्व के इधर साइड कौन है? CO2 सॉलिड। इधर साइड कौन है? CO2 लिक्विड। मतलब इधर हमारा सॉलिड CO2 है,
इधर हमारा लिक्विड CO2 है, तो इस कर्व पर सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के क्या होंगे भाई, इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे। इस कर्व पर सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में पाए जाएंगे। सर हम ये कह सकते हैं, अगर हम बात करें OA कर्व की, तो यहां पर एक तरफ सॉलिड CO2, दूसरी तरफ लिक्विड CO2, और दोनों CO2 एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पर, एक दूसरे के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम पर। जानने वाली चीज क्या है, जानने वाली चीज भाई ये है, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, सॉलिड से लिक्विड मतलब फ्यूजन होना या मेल्टिंग होना, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं सर क्या, फ्यूजन बोल सकते हैं या मेल्टिंग बोल सकते हैं। इसलिए इस वाले कर्व को हम एक नाम देंगे, और उसका नाम क्या होगा भाई, उसका नाम हमारा हो जाएगा फ्यूजन कर्व। क्या बोलेंगे इसको, फ्यूजन कर्व, या फिर दूसरा नाम भी हो सकता है इसका, वो क्या है इसका, या और करके लिख सकते हो मेल्टिंग कर्व। क्या बोल सकते हो इसको, मेल्टिंग कर्व। भाई हमारे पास इस कर्व का नाम क्या हो गया, फ्यूजन कर्व या फिर मेल्टिंग कर्व बोल सकते हैं, क्योंकि यहां सॉलिड से कहां जा रहा है, हमारा लिक्विड में जा रहा है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके चलिए, ये एक हमारा हो गया, क्या हो गया भैया, कर्व हो गया। इससे फ्यूजन कर्व पे होता है हमारा सॉलिड से कहां जा रहा है, लिक्विड। एक चीज पता करनी है सर, क्या पता करना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करना है तो पहले एक काम करें, क्या काम करना भाई, यहां से एक बार फेज निकालना, बताना फेज कितनी है। फेज तो सर इस बार यहां पर 2 है, एक सॉलिड फेज दूसरी लिक्विड फेज, मतलब फेज कितनी हो गई यहां पर 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं क्या, सर बिल्कुल निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्यों नहीं निकालेंगे सर, निकालना। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है F बराबर C माइनस P प्लस 2। C सर एक ही कंपोनेंट है, फेज कितनी हो गई 2 प्लस 2 से 2 कैंसल, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाना है 1। मतलब सर, मतलब कहने का ये, अगर हम फ्यूजन कर्व की बात करते हैं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा भाई, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा हमारा 1। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है सर, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए सर। कहां पर, अब हम बात कर लेते हैं कर्व OB की। भाई OB पर क्या हो रहा है, जरा देखना इधर, जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लो इधर। क्या देखना भैया, देखो अगर मैं OB कर्व की बात करूं, इस साइड कौन है मेरा, लिक्विड है सर, इस साइड कौन है मेरा, गैस है सर। मतलब यहां पर लिक्विड और गैस दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। सर यहां पर मैं बोल सकता हूं OB में मेरा क्या है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है गैस के। लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होता है गैस के, जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। इसलिए इस कर्व का नाम भी हो जाएगा वेपोराइजेशन कर्व। इसलिए इस कर्व का नाम भी हो जाएगा वेपोराइजेशन कर्व। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो चलिए हम अपना काम कर लेते हैं। और हमारा काम यह है भाई, इसमें फेज कितनी है सर, 2 फेज हैं। अगर हम यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा C माइनस P प्लस 2, क्योंकि 1 कंपोनेंट सिस्टम है, फेज 2 है, प्लस 2 करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 1। यहां पर बात करें तो यहां से भी सर एक चीज पता चल गई मेरे को, एक चीज पता चलेगी मेरी। अगर मैं किसकी बात करूं, वेपोराइजेशन कर्व की, तो यहां पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा कितना आता है, 1 आ जाता है। सर एक कर्व और बचा है, इसकी बात भी कर लीजिए भाई। हम यहां की बात करेंगे कर्व OC की। सर इस साइड है मेरा सॉलिड, इस साइड है मेरा गैस। जब इसका मतलब सॉलिड और गैस कहां मिलेंगे, इक्विलिब्रियम में। सॉलिड और गैस कहां मिलेंगे, इक्विलिब्रियम में। सर सॉलिड और गैस मेरे इक्विलिब्रियम में है। जब डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। इसका मतलब सर इस कर्व का नाम क्या हो जाएगा, इस कर्व का नाम क्या हो जाएगा, इस कर्व का नाम हो जाएगा
सब्लिमेशन कर्व, इस कर्व का नाम हो जाएगा सब्लिमेशन कर्व। सर इस सब्लिमेशन कर्व का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? अब तो समझ ही गए होंगे, अब तो समझ ही गए होंगे। सर फेज जहां पर कितनी है? 2 है। चलिए सर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? C माइनस पी प्लस 2, क्योंकि कंपोनेंट 1 फेज 2 प्लस 2 कैंसिल करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाना है 1। सर कर्व कोई सा हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आना है 1। इट मीन्स यहां पर हम एक चीज बोल सकते हैं, कर्व कोई सा भी हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आना है? 1 आना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आना है? 1 आना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी होगी। ठीक है सर, सिंपल होगी। अब हमारा क्या बचा? लास्ट एरिया हो गया, कर्व हो गया, पॉइंट बचा है। पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट ये रहा भैया, इस पॉइंट का नाम क्या है सर? इस पॉइंट का नाम है ट्रिपल पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या भाई? इस पॉइंट का नाम है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट। चलिए इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, इधर लिख दे ट्रिपल पॉइंट। ये तो येलो ही हो जाएगा, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए कौन सा ले भाई? कोई अच्छा सा कलर ही नहीं मिला है। दिख जाएगा? नहीं दिखेगा आई थिंक। चलिए इसी की बात कर लेते हैं, इसी से दिख जाएगा। यहाँ इस पॉइंट को हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिपल पॉइंट। क्यों बोलते हैं भाई इसको ट्रिपल पॉइंट? ध्यान रखना, इस पॉइंट की बात करो, क्योंकि इस ट्रिपल पॉइंट पे हमारी 3 चीजें हमारी इक्विलिब्रियम में रहती हैं। इस ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो यहां पर क्या रहेगा भाई? यहां पर हमारा सॉलिड इक्विलिब्रियम में होगा लिक्विड के, लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा गैस के, मतलब 3 फेज हमारी क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगी। 3 फेज हमारे पास क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो चलो सर एक काम और करते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं ट्रिपल पॉइंट की। ट्रिपल पॉइंट पर सॉलिड CO2 लिक्विड और लिक्विड CO2 गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। सर ये हमारी तीनों फेज पाई जाती हैं इक्विलिब्रियम पर, मतलब फेज हो गई हमारे पास 3। फेज जब 3 होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? C माइनस पी प्लस 2। भाई C कितना है? 1, क्योंकि 1 कंपोनेंट सिस्टम है। सर फेज कितनी हो गई? 3 हो गई, प्लस 2 हो गया। सॉल्व करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाना है? 0 आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाना है? 0 आ जाएगा। सर यहां से हम बोल सकते हैं कि ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0। ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 0। आई होप कि CO2 का आपको फेज डायग्राम समझ में आया होगा। सर पॉइंट की बात करें तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ रहा है? पॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है कितना? 0। भाई मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आपको याद रखना है ACP 210, एरिया डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, कर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। बस वही चीजें तो बताई हमने, आई होप कि आपको CO2 का पूरा फेज डायग्राम एक्सप्लेन हो गया है। इसमें हमारे पास कोई भी चीज अब नहीं बची है। लेकिन हाँ हमको अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। अगर आप CO2 के फेज डायग्राम को देखो और अगर आप वाटर के फेज डायग्राम को देखो, तो मैं आपको अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं जिसको आपको देखना है। ये सब्लिमेशन कर्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें भी सब्लिमेशन कर्व है। ये वेपराइजेशन कर्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसमें भी वेपराइजेशन कर्व है। लेकिन अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं उसको देखिए। वाटर के केस में ये है हमारा फ्यूजन कर्व, लेकिन CO2 के केस में ये है हमारा फ्यूजन कर्व। भाई एक चीज नजर आ रही होगी, सब्लिमेशन कर्व पॉजिटिव है, वेपराइजेशन कर्व पॉजिटिव है, सब्लिमेशन कर्व पॉजिटिव है, वेपराइजेशन कर्व पॉजिटिव है। यहां पर
फ्यूजन कर्व पॉजिटिव है, लेकिन यहां वाटर के केस में फ्यूजन कर्व नेगेटिव आ रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है भैया, बढ़ नहीं रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है ऊपर की साइड, ये क्या आ रहा है, घट रहा है, इसका स्लोप वाटर के केस में घट रहा है भाई। इसका मेन रीजन क्या होता है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई। चलिए आज इसका बेहतरीन क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं, और इसका आंसर जो हमें मिलता है वो है हमारी बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन, जिससे हम बोल देते हैं क्लेप्रोन क्लॉसियस इक्वेशन। क्लेप्रोन क्लॉसियस इक्वेशन, इसका फुल डेरिवेशन हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। हमने इस फेज इक्विलिब्रियम को पढ़ाने से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तो वहां पर हमने क्लेप्रोन क्लॉसियस इक्वेशन का हर एक फेज के लिए बहुत ही प्यारा सा फुल डेरिवेशन किया था। अगर आपको डेरिवेशन देखना आप वहां जा सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैं वहां पर केमिकल काइनेटिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। फेज डायग्राम फेज इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हो क्या केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां का भी आपको लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप टच करेंगे डायरेक्ट वहां पहुंचेंगे और आप पढ़ सकते हैं वहां से, ठीक है। तो वहां पर आपको किसी न किसी लेक्चर में आपको क्लेप्रोन क्लॉसियस इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि बहुत बेहतरीन डेरिवेशन हमने किया है। तो वहां के मैं डायरेक्ट यहां पर रिजल्ट्स लिखने वाला हूं, डेरिवेशन यूज नहीं कर रहे हम, क्योंकि यही बताता है कि वाटर का फेज डायग्राम में और CO2 के फेज डायग्राम में अंतर क्यों आया। इस चीज को एक्सप्लेन करता हमारा क्लेप्रोन क्लॉसियस इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन ये थी भाई, क्या थी, dp बाई dt बराबर आपका आता है क्या, Q अपॉन T डेल्टा V। मैंने डायरेक्ट बता दी, दिस इज क्लेप्रोन इक्वेशन। क्या आ जाता है, Q अपॉन T डेल्टा V। अगर हम बात कर रहे थे भाई, इधर देखना एक बार, किस में अंतर आ रहा है, केवल फ्यूजन कर्व में, तो हम फ्यूजन कर्व की बात करेंगे। हम बात करेंगे यहां पर किसकी, फ्यूजन कर्व की। यहां हम बात करने वाले हैं भाई फ्यूजन कर्व के लिए। सर फ्यूजन कर्व पर क्या हो रहा था, हो ये रहा है सर, सॉलिड जा रहा है इक्विलिब्रियम में और लिक्विड सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है सर। सॉलिड से लिक्विड जाता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, सर उसको फ्यूजन बोलते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूजन बोल सकते हैं, मेल्टिंग बोल सकते हैं। बात एक ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें फ्यूजन भी बोल सकते हैं, इसको मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। तो सर एक बात बताओ, यहां पर जो Q है, यहां पर जो Q हमें दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाएगा भाई, dp अपॉन dt बराबर Q को हम लिख सकते हैं डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन में यूज होने वाली एंथैल्पी Q की वैल्यू होगी, डिवाइड बाई T हो गया। डेल्टा V क्या है भाई, डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V का मतलब वॉल्यूम का चेंज। भाई चेंज हम कैसे निकालते हैं, बाद वाले के वॉल्यूम में से पहले वाले का वॉल्यूम कर दो माइनस। भाई बाद वाला कौन है, लिक्विड, पहले वाला कौन है, सॉलिड। वॉल्यूम लिक्विड क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं मान लेता हूं V ऑफ L। VL क्या है, लिक्विड का वॉल्यूम, VS क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम। तो अगर मैं लिक्विड के वॉल्यूम से सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, मेरा डेल्टा V निकल आएगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं VL माइनस VS, VL माइनस VS। बस भाई इतना ही करना है, बस इतना ही करना है। यहीं से हमारा CO2 और वाटर सिस्टम दोनों में क्या अंतर आ रहा है, क्यों अंतर आ रहा है, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाए। कैसे समझ में आएगा सर, कैसे आएगा, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। वन कंपोनेंट सिस्टम दो है हमारे पास, एक हम कर रहे हैं वाटर की बात और एक हम कर रहे हैं CO2 की बात। अगर आप वाटर और CO2 में देखो, एक मेजर डिफरेंस सर ये होता है, मैंने आपको शायद वाटर सिस्टम जब पढ़ा रहा था वहां पर भी बताया था, पर एक दो शॉर्ट्स भी पढ़ी हुई हैं इस चीज को लेकर कि हम अगर वाटर में बात करें, जब वाटर मेरा H2O मेरा लिक्विड फेज में होता है, अगर मैं उसको जमाऊं मतलब उसको फ्रीज करूं
फ्रिज करो तो क्या बन जाएगा, आइस। तो वहां पर सॉलिड वाटर जो होता है, सॉलिड फेज में जो वाटर होता है और लिक्विड फेज में जो वाटर होता है, अगर मैं इनके वॉल्यूम की बात करूं, तो भैया सॉलिड फेज में जो भी वाटर होता है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है लिक्विड के कंपैरेटिवली। जब वाटर फ्रिज होता है ना तो उसका वॉल्यूम एक्सपांड करता है तो वो फैल जाता है। आपने कभी कभी देखा होता, फ्रिज में देखा होता, हम फ्रीजर जब खोलते हैं ना तो हम देखते हैं वहां पर एक्स्ट्रा बर्फ नजर आती है हमें जमी हुई। सर एक्स्ट्रा बर्फ वो कहां से आई है, कहां से? हमने तो ज्यादा पानी भरा नहीं था उसमें, हमने सर 1 गिलास पानी रखा था। अब 1 गिलास में भी बर्फ है लेकिन एक्स्ट्रा बर्फ कुछ नीचे भी पड़ी है। सर कहां से आई वो नीचे बर्फ? तो आपको बता दें, एक्चुअल में जब वाटर हमारा फ्रिज होता है तो उसका वॉल्यूम जितना वाटर का ले रखे होते हो, जब वो आइस बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर आप मार्क करके रखोगे, अगर आप मार्क करके रखते हो तो उसकी आइस उससे ज्यादा रहेगी। तो अगर आप फुल बर्तन भर के वाटर रखते हो उसमें तो बर्फ तो बनेगी, आपको बर्तन भी भरा हुआ होगा, लेकिन जब आइस एक्सपेंड करेगी तो वहां से बर्तन से बाहर निकल जाती है और वो हमारे फ्रीजर में जमा हो जाती है। वही हमें सोचने पर मजबूर करती है, फ्रीजर में ये आइस आई कहां से? उसका मेन रीजन यही होता है। क्यों? क्योंकि वाटर जब सॉलिड फेज में होता है तो उसका वॉल्यूम लिक्विड फेज के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, लेकिन CO2 गैस में ऐसा नहीं होता। CO2 गैस में ऐसा नहीं होता। CO2 गैस कहती है भाई अगर मैं लिक्विड फेज में हूं तो मेरा वॉल्यूम ज्यादा होगा सॉलिड से, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। सर ये तो हो गया मेजर डिफरेंस, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? आप यहां से कैसे बोलोगे कि CO2 के लिए अलग कहानी है, वाटर के लिए अलग कहानी है? क्यों है ये बता दीजिए हमें। चलिए भाई यहां की कहानी समझ लीजिए, यहां की कहानी क्या है। अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर मैं CO2 की बात करूं तो भैया बात ये है, अगर मैं वाटर की बात करूं तो डेल्टा V की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी? जरा यहां देखिए भाई, वाटर के केस में सॉलिड की वैल्यू ज्यादा है। अगर सॉलिड की वैल्यू ज्यादा हुई तो सॉलिड क्या है यहां पर, नेगेटिव। सॉलिड ज्यादा हुआ, लिक्विड कम है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। मतलब डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, नेगेटिव। किसके केस में, वाटर के केस में। लेकिन अगर मैं CO2 में देखूं, CO2 में कौन ज्यादा है, लिक्विड। सर लिक्विड ज्यादा तो वैल्यू तो हमारी क्या रहेगी, डेल्टा V की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, पॉजिटिव रहेगी। जब ये वैल्यू नेगेटिव तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव, यानी कि यहां से dP/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। dP/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और यहां पर CO2 के केस में dP और dt की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। यहां पर dP/dt की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। भैया बस यही हमको बताना था। अगर हम बात करें, इधर क्या लेते हैं, प्रेशर, इधर क्या लेते हैं, टेम्परेचर, मतलब ये स्लोप क्या बताएगा, dP/dt बता रहा है। तो भाई वाटर के केस में dP/dt की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका स्लोप इसी वजह से नेगेटिव आ रहा है। अगर हम CO2 में देखें तो dP/dt की वैल्यू आई है पॉजिटिव, इसलिए इसका स्लोप आया है पॉजिटिव। ये बहुत बेहतरीन चीज मैंने आपको बताई है जो नॉर्मली आपको नहीं मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा CO2 सिस्टम। इससे पहले वाटर सिस्टम कर चुके हैं, इसके बाद जो भी है हमारा सल्फर सिस्टम है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में करने वाले हैं। चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। आई होप सबको समझ में आया होगा। आपका काम सिर्फ एक ही है, शेयर करना। जहां तक हो सकता है, जितना हो सकता है, जिसको हो सकता है आप शेयर कीजिए, ताकि हमें अच्छे से अच्छे मोटिवेशन मिले और आपको बहुत ही हेल्पफुल वाले लेक्चर्स आपको लाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।